अब देखिए हम वाटरफॉल की बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लेट्स से BCS 051 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा और एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूंगा, तो आप थोड़ा इसे स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं फास्ट भाग रहा हूँ। देखिए पहले में हमें SRS पूछा है। SRS का मतलब क्या हुआ? देखिए SRS का मतलब हो गया आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और आखिर हम इसका यूज क्यों करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ओस। ओस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन सिस्टम्स, तो किसका हो गया? स्टूडेंट का हो गया। IEEE फॉर्मेट कैसे काम करता है जल्दी से डिस्कस करके बताऊं। ये फॉर्मेट कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, इसी कंटेंट में आपको सारे आंसर देने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा वो ऊपर से देखेगा कि आपने 1.1 1.2 1.3 दिया है या नहीं दिया है। वो IEEE फॉर्मेट में काम करता है। अब सर IEEE फॉर्मेट क्या है, अभी जल्दी से जानेंगे। तो कुछ होता है यहाँ पे, पर्पस है, स्कोप है भी। ऑनलाइन स्टूडेंट का अगर हम बना रहे हैं वहां पे सॉफ्टवेयर, तो वहां पे हम कैसे क्या करेंगे IEEE फॉर्मेट में। IEEE क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या क्या है? IEEE क्या चीज है ये? देखिए IEEE एक प्रोफेशनल्स है अपने आप में। एक देखो जल्दी से बताऊं तो इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये इस पे काम ही करती है कि ये आपको सॉफ्टवेयर, जिस तरह कंप्यूटर साइंस के लिए ये हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, IT डिपार्टमेंट के लिए, तो ये अपने आप में एक प्रोफेशनल लोग हैं जो IEEE फॉर्मेट के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे आप काम करने का तरीका बता देगा आपको। ये इसीलिए देखिए इज IEEE कंपनी नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करता क्या है, डेवलप्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्रोमोट्स टेक्निकल इनोवेशन, जो आपको स्टैंडर्ड बनाता है कि आपके सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में कैसे कैसे काम करेगा। इसके लिए ये इस चीज में प्रोफेशनल है। तो इसीलिए क्या है, वाई वी यूज फॉर्मेट्स IEEE फॉर्मेट फॉर क्लैरिटी, कंप्लेंट्स, एडहेरेंस, ग्लोबल प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। तो इसका तरीका बताने का यही है कि यहाँ पे हमारा पहले पर्पस क्या आएगा, फिर स्कोप क्या है, यहाँ पे ओस, यूबी, DBMs, PDFs क्या आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारा क्या चलता है, डेटाबेस अप्रोच चलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, डेटाबेस अप्रोच चलता है। देखिए इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी आ जाएंगे, जल्दी से डिस्कस करें तो ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन सिस्टम में होता क्या है कि आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन, रिसीवर और फीडबैक्स, ऑथेंटिकेशन, वर्जन, ये सब क्या है, वर्जन कंट्रोल्स, मतलब पिलग्रिम्स, इंटीग्रेशन एंड नोटिफिकेशन सर्विस आप ऑनलाइन के थ्रू ले सकते हैं। होता नहीं है कि भैया आपने एग्जामिनेशन फॉर्म करा, पूरी सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम बेस में। जस्ट लाइक यही है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है और वहां पे सारे बुक्स वगैरह सब कुछ आपको LMS में मिल रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। देखिए IEEE बताता क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब एक रेगुलर वे में आपको लेआउट्स बताएगा कि काम करने का तरीका कैसा है। इसके कुछ कंपिटेंस के कुछ पहलू होते हैं जो फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस बताते हैं। क्लियरिटी है, इंडस्ट्री है, ट्रेसेबिलिटी है। तो SRS का मतलब ही हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में IEEE ही हम मस्ट यूज करते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स डिफाइंड बाय IEEE। अब स्ट्रक्चर क्या आ गया, तो इसके पीछे भी बहुत सारी कमांड है, जहां पे आपका डेटाबेस अप्रोच चलेगा, वहां पे आपके एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, ये सारे रोल आने वाले हैं। तो अभी वीडियो में हम सारे डिस्कस करते रहेंगे। तो इस पैटर्न में फ्रेंड जरूर लिखिएगा, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बड़बड़ करता रहूंगा तो ज्यादा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट कि आपका जल्दी पॉइंट कवर हो जाए। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, ये पॉइंट 2.2 जरूर लिखिएगा, 2.1, 2.1 और 1.1 ये जरूर लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई हमारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो प्रोडक्ट फंक्शन कैसे काम करेगा, लॉगिन होना चाहिए, रजिस्टर, डेडलाइन होना चाहिए, असाइनमेंट अपलोड होना चाहिए, ऑटोमेटिक सबमिशन होना चाहिए, डैशबोर्ड, डाउनलोड रिपोर्ट्स। तो SRS के कुछ अपने हैं, और एजप्शन, यूज डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स, क्या क्या है भैया ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स में हम किस में यूज कर सकते हैं, एक विंडो में यूज करते हैं, क्रोम में, अपाचे में, इन सब में हम यूज कर सकते हैं MySQL। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए उसमें, सॉफ्टवेयर इंटरफेस में हम क्या यूज करेंगे, डेटाबेस अपना, ईमेल, पिलग्रिम, और कम्युनिकेशन इंटरफेस कहाँ होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर में HTTPS के थ्रू। लास्ट में अपेंडिक्स में ग्लोसरी टर्म्स, यहाँ पे सेम यूजर स्क्रीन शॉट टू एडिट डिजाइन फेज, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, फ्यूचर स्कोप्स विद LMS मोबाइल्स एपिसोड्स। ये देना ही पड़ेगा हमें कि फ्यूचर में हम इसे मोबाइल पे भी थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपने इग्नू का देखा है कि आप वेब के थ्रू करते हैं, तो इसका जल्दी इसका अगर ऐप आ जाएगा तो ऐप के थ्रू भी हम सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ऐप है क्या इग्नू का? इग्नू का ऐप सिर्फ बुक्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, एडमिशन वगैरह के लिए आपको इसमें वेब में ही आना पड़ेगा। तो फ्यूचर स्कोप हम इसमें दे देते हैं अपेंडिक्स में। जल्दी से बात करें तो ये एक्सप्लेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। अब
रैपिड का मतलब हमें पता चल गया कि तेज भागेगा। अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रेट का। रैपिड एप्लीकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है इसमें हमें। देखिए इसमें होता क्या है कि क्विक डेवलपमेंट और आइटरेशन जो है बड़ा फास्ट चलता है, प्रोटोटाइपिंग, यूजर फीडबैक एंड रिव्यूज एक्सिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखिए रेट के थ्रू में हमें बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है और डेटा फ्लो के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे काम कर रहा है। कुछ रिलेशनशिप हमें पहले ही पता चल जाएगा, आइडेंटिफाइड डेटा ऑब्जेक्ट की आपका रिलेशनशिप किस किस से कैसे काम कर रहा है। प्रोसेस मोल्डिंग है, एप्लीकेशन है एंड टेस्टिंग टर्नओवर है। क्रिएट प्रोटोटाइप, यूज कोड जनरेटर टूल्स और लो कोड्स प्लेटफॉर्म्स, क्विक आइटरेशन टेस्टिंग विद फीडबैक से लीडिंग टू फाइनल सिस्टम डिलीवर्स। भाई आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो फीडबैक क्या क्या देना चाहिए आपको, इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो किस में आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जवाब है लास्ट वाले क्वेश्चन पे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हमें कौन कौन सा टूल यूज करना पड़ता है। अगर मान लो आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या एक एक करके आप डीबग ढूंढेंगे क्या और एक एक करके सोचेंगे कि क्या काम करना चाहिए। तो इसके लिए अभी से ही बता देता हूँ, पोस्टमैन मेरा फेवरेट है। अब पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन एक साइड है जहाँ पे आप कोड डालो, वो आपको सारी चीजें बता देगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब भैया अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए रैपिड आपका रेड कैसे काम करेगा। उसमें तो ये है कि ये तो फास्टिंग भागेगा। ये स्मॉल और मीडियम साइज एप्लीकेशन के यूजर मस्ट बी अवेलेबल, कंसिस्ट फीडबैक्स, लीड्स, स्पीड कैन टू प्रोटोटाइप्स में नॉट स्किल प्रोडक्शन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, लेस फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग, स्केलेबिलिटी इशू। भैया आपने कोड वगैरह लिखा छोटे कोड पे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीजें नहीं है। आप फीडबैक, स्टेक होल्डर, ये सारी चीजें सारी अलग हो जाती हैं। अब आ जाता है सबसे में रेड में वाटरफॉल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रेंड, वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब ऐसा स्ट्रांग है ना, मैं बता नहीं सकता, जस्ट लाइक अ हथौड़ा। अब सर ये क्या है वाटरफॉल। एक आएगा वाटरफॉल मेथड कि वाटरफॉल मेथड काम क्यों करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाटरफॉल हमने यूज ही क्यों किया, वाटर ही क्यों लिया हमने, फायरवॉल भी तो ले सकते थे। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको क्लियर करता हूं मैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें फीचर्स में क्या है। डेवलपमेंट स्टेज में आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल, लीनियर एंड सीक्वेंशियल चलता है वाटरफॉल में। अब लीनियर क्या है, मतलब पहला स्टेप बाय। तो आपका जो पहला चीज स्टेप रहेगा, मान लो सपोज दैट आपका फीडबैक का है तो पहले फीडबैक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद डिजाइन का है तो डिजाइन का कंप्लीट होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल आएगा, वही है वाटरफॉल। ऊपर से नीचे वाटरफॉल ऐसे चलेगा। ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इस पे नहीं आएगा अंटिल नेक्स्ट तक, जब ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो वाटरफॉल ही क्यों क्या गया सर, अभी पता चल जाएगा। ये फास्ट डिलीवरी होता है और ये स्लो होता है। क्यों, क्योंकि ये 1 बाय 1 प्रोसेस वाटरफॉल काम कर रहा है। रेड में फास्ट डिलीवरी हमने देख लिया। रिक्स में क्या है, लोअर ड्यू टू कंटिन्यूअस फीडबैक है, हायर इज रिक्वायरमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग अर्लियर। रिक्स में आ गया। अब देखिए हम वाटरफॉल की बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे खड़े हो जाइए, आपके सामने वाली वॉल है, आप चाहते हैं कि सामने वाली वॉल पे मैं एक पेंटिंग लगाऊं और जस्ट बिहाइंड आपके पीछे वाली वॉल पे सेम डायमेंशन मतलब सेम लेवल पे मैं दूसरी पेंटिंग लगाऊं। अब आपके पास कोई लेजर मशीन नहीं है और कुछ नहीं है, इंची टेप नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो वाटर लेवल यही काम करेगा कि वो दोनों दीवार पे एक जगह कैसे आनी चाहिए, एक लेवल पे। तो वाटर लेवल पाइप ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जहां आपको मार्क करना है आपके सामने वाली दीवार पे, उस पे आप मार्क करके पानी जहां पे रुका हुआ है उस पे मार्क कर दीजिए। और पाइप जितनी भी लंबी हो, जितनी भी लंबी पाइप हो उसमें पानी भरा हुआ है, उसको लाके यहाँ पाइप को ऐसे कर दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी इस लेवल के में रुक जाएगा, इस लेवल पे रुकेगा पानी। तो यही होता है वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब ही यही हो गया कि आपका पानी की मतलब कमरे की पानी का लेवल एक है, तो वही है वाटर लेवल। मतलब उसका लेवल और इसका लेवल एकदम सेम रहेगा, यही है इसकी खासियत। आप फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन में खूब सारे बर्तन रख दीजिए, ठीक है ना। एक मान लो प्लेट लो और उसमें कटोरी वगैरह सब भर दो और ऊपर से पानी गिरते रहो, तो आप देखोगे कि पहले छोटी कटोरी या बड़ी कटोरी कोई भी रहेगा तो पहले वो जब तक पूरी भरेगी नहीं तो उसके बाद दूसरी नहीं भरेगी जब तक उसका लेवल पूरा फुल ना हो जाए। यही खासियत होता है वाटर लेवल का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। अब की फीचर क्या थी कि मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में होता क्या है, एक हेरिकल स्ट्रक्चर वे में काम करता है। अब हेरिकल क्या आ गया सर जी, ये मान लो ये है, इसके 2 पार्ट बना दिए, 2 पार्ट बना दिए भाई, ये 2 पार्ट बना दिए, इसके 3 पार्ट बना दिए, इसके 3 पार्ट बना दिए, लेकिन किसके बना दिए,
फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। डिजाइन किसका कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर का या किसी चीज का या अपने प्रोग्रामिंग का। फंक्शन कॉल लोअर लेवल वंस। ये क्या चलता है? टॉप डाउन अप्रोच। कैसे? ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब फंक्शन। सब फंक्शन सब फंक्शन सब फंक्शन छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट दिया हेरिकल वे में। डेटा फ्लो एम्फेसिस, हाउ डेटा मैनेजमेंट डीएफटी के थ्रू। अब डीएफटी के थ्रू कैसे जा रहा है? डेटा फ्लो कर रहा है, डेटा फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके डेटा कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे डीएफटी कैसे वो काम करेगा? देखिए विजुअलाइजेशन करने का है कि ओस का आपसे पूछ दिया जाए कि 0 लेवल और 1 लेवल पे डायग्राम बनाओ। अब कैसे बनाओगे? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। फंक्शन रीयूजेबिलिटी में देख लीजिएगा कि डिफरेंट प्रोजेक्ट क्या है। मिनिमल लेस एम्फेसिस में ओएस अपना ओडी कैसे काम करता है, ऑपरेशन ट्रांसमिशन डेटा रेदर देन डेटा स्ट्रक्चर्स। जब आपने छोटे छोटे डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वहां पे एफओडी मतलब प्लेस लेस फोकस ऑन डेटा इटसेल्फ। अपने आप में वो उसी डेटा को देखेगा जो उसका सब डिवाइडेड में आपका डेटा होगा, मतलब स्ट्रक्चर वे में डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देख लेते, देखिए वही बात आ गया। 0 फर्स्ट लेवल डीएफडी और 0 लेवल पे हमें बताना है मेक नेसेसरी अजम्पशन में। अब किस पे बनाना है? ओस पे बनाना है। ये क्या? ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन सिस्टम। अब ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में कैसे काम करेगा? तो वहां पे अजम्पशन रहेगा क्या? स्टूडेंट स्ट्रक्चर एडमिन्स, यहाँ पे असाइनमेंट्स अपलोड एंड डाउनलोड। भैया ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमारा तो अपलोड होगा, डाउनलोड होगा। वो कैसे होगा? फीडबैक, नोटिफिकेशन, बेसिक यूजरमेंट। तो जल्दी से बताऊं तो डेटा अप्रोच के थ्रू कुछ एंटिटी चलते हैं, कुछ अप्रोच चलते हैं, लेकिन कैसे चलेंगे? द डायग्राम ब्रेक्स द सिस्टम मेजर सब प्रोसेस। कुछ बार देता है सब प्रोसेस में डेटा मूव बिटवीन इंटरनल कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 0 लेवल का बनाया, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि डेटा कैसे। ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन सिस्टम, यहाँ पे एक स्टूडेंट है और एक एडमिन मैंने बनाया। अब स्टूडेंट क्या करेगा? पहले सपोज दैट आप विजुअलाइज करिए कि आपने भैया यहाँ पे एक वेबसाइट है, सपोज दैट ये वेबसाइट है, आपने रिक्वेस्ट भेजा कि भैया मेरे को लॉगिन करना है, तो इस पे आएगा रिक्वेस्ट रिसीव्ड होगा, या रिवर्ट कर देगा कि हाँ तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मिल गया रिसीव। ठीक है, अब ये कहेगा कि मान लो आपको ठीक है आपने कर दिया तो सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स वगैरह ये होगा, लेकिन ये क्या डिटेल में आ गया। मैंने कह रहा कि पेमेंट में डाल दिया, मैंने सबसे पहले पेमेंट में डाला कि मैंने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे पेड स्टेटस चला गया, ये सेंड कंफर्मेशन कर देगा योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। एडमिन क्या करेगा कि पेमेंट देखेगा रिसीव्ड हो गया है, हाँ ठीक है, तो ये कंफर्मेशन दोबारा भेज के पेमेंट रिसीव्ड हो गई। 0 लेवल पे बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइब्रेरी आ गया, तो देखिए यहाँ पे यूजर हो सकता है और यहाँ पे एडमिन होगा। लॉगिन की रिक्वेस्ट सेम चलेगी, ठीक है, यहाँ पे बुक रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ पे स्टेटस आएगा या रिकॉर्ड आएगा कौन सी इशू किया। लेकिन अब इसे बनाएंगे कैसे? अगर 0 लेवल तो ले लिया, लेकिन 1 लेवल कैसे बनाएंगे? तो इसके कुछ सिंबल चलते हैं जो रेक्टेंगल, इलिप्स, डायमंड, लाइन, डबल इलिप्स, डबल रेक्टेंगल, लेकिन ये कुछ इसके नाम भी होते हैं, किस लिए यूज करते हैं? ये एंटिटी, ER मॉडल, एट्रीब्यूट्स। तो सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, तो जल्दी से बताऊं तो एंटिटी नेम में यहाँ पे एक एम्प्लॉय हो गया जहाँ पे एंटिटी का नेम है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ये ID अंडरस्कोर में दोगे, मान लो स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट अंडरस्कोर ID ही दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स क्या? ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, हम इस तरह ई नेम करके दे दिया हमने। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेस नहीं रहता, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में उसको दे देते हैं, इसमें नहीं। नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 1 लेवल का DFT है, ये कॉपीराइट है, ये मैंने खुद बनाया ताकि आप कॉपी ना कर लें, क्योंकि आपके मार्क्स कट सकते हैं, हो सकता है। तो HR मैनेजर पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, सिनॉप्सिस में मैंने ये दिया था और प्रोजेक्ट में भी दिया था। अब सिनॉप्सिस क्या, प्रोजेक्ट क्या है, आपको पता चल जाएगा। अगर फ्रेंड आप 5th सेमेस्टर में है तो सिनॉप्सिस बनाना होगा, आपके कोर्स में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और मैं 5th सेमेस्टर ये पढ़ा रहा हूँ, 5th सेमेस्टर खत्म होने से पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ेगा। होता क्या है, वीडियो चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। जल्दी से चैनल पे आऊं तो यहाँ पे सिंपली आपको सिनॉप्सिस टाइप करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिनॉप्सिस का आ गया और प्रोजेक्ट का भी मैंने बता दिया कि अप्रूव्ड होने पे क्या होता है और पहले कैसे बनाते हैं। तो बात कर रहे थे फर्स्ट लेवल की। फर्स्ट लेवल में एंटिटी मैंने ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया, HR मैनेजर यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ पे अपना एडमिन चला जाएगा। बस इसके एंटिटी बताइए रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, बस 1 लेवल का वही बताइए, उसको एक्सप्लोर कर दीजिए। अपने इस वाले OS वाले को एक्सप्लोर और कर दीजिए। एक्सप्लोर में क्या करेंगे, यूजर क्या करेंगे, अपलोड असाइनमेंट आ गया, वहां पे स्टेटस आएंगे, एग्जाम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वहां पे अपलोड असाइनमेंट हो गया आपका, स्टडी बुक्स वगैरह वगैरह। आप ये समझिए कि आप मान लो एक यूनिवर्सिटी में गए तो पहले कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं वही विजुअलाइजेशन कर लीजिए। एक लाइब्रेरी में गए तो आपने सबसे पहले क्या किया, आप एक रिसेप्शन में गए, मतलब एडमिन के पास गए, एडमिन से बोला कि भैया मेरा ये ID कार्ड है, बस उसी तरह डेटा फ्लो करके दिखा देना है आपको। और 1 लेवल और 2 लेवल का इसी तरह काम करेगा आपका। और ये कुछ ER डायग्राम होते हैं, ये सारे अपने एंटिटी और एट्रीब्यूट्स काम करेंगे आपके, और कुछ डायमंड रिलेशन में काम करता है। जल्दी से बात करें तो गेन चार्ट। गेन चार्ट होता क्या है फ्रेंड? गेन चार्ट हमारा प्लानिंग बताता है कि आप कितना टाइम
लेंगे एक सॉफ्टवेयर बनाने में। एक होता है पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट में साइमल्टेनियस काम चलते हैं कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चल रहा हो, फीडबैक भी चल रहा हो, डिजाइन भी हो रहा हो, साइमल्टेनियस चलेगा। लेकिन गैंट चार्ट में आपको पूरा बताना पड़ेगा कि मैं प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए 7 दिन लूंगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए 7 दिन और 10 दिन में इसके लिए लूंगा, और डेवलपमेंट और लॉन्च के लिए मेरे को 10 दिन लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मैं टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें फीडबैक करूंगा, क्योंकि लास्ट वाला गैंट चार्ट में हमेशा डेज ज्यादा होता है। ये कॉपीराइट है नहीं और मेरा नहीं है, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 चल रहा है यहाँ पे, और 4 और 5 साइमल्टेनियस चलेगा। कम्युनिकेशन गाइड है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, एक साथ आपका काम करेगा। ये पर्ट चार्ट में आपके काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बियॉन्ड द क्वेश्चन बना दिया। ERD ओस मेक नेसेसरी एजप्शन। अब ERD मैंने बताया था ना आपको कि ERD मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। ये है एंटिटी रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ये एंटिटी आपका बताता है कि एक मान लो कोई भी आपका नाम आया, ये एट्रीब्यूट्स कोई भी आया, तो इसकी सारे ये एंटिटी और ये एट्रीब्यूट्स अपने नाम। अटेंडेंस में क्या होगा, एम्प्लॉय ID हो गया। अगर मान लो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ID हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया। एडमिन में एडमिन की ID, एडमिन का। अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या होगा कि लाइब्रेरी में आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा, बुक इशू होगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे उसके। थर्ड बात कर लेते हैं डेटा डिक्शनरी। फ्रेंड डेटा डिक्शनरी होता क्या है? देखिए आपने मीटा डेटा नाम सुना होगा। मीटा मतलब डेटा के अंदर जो डेटा है वही है डेटा डिक्शनरी। अब इसके अंदर डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटा मतलब एक पेज, आपने एक कोई मान लो मैगजीन देखा, उस पे लिखा हुआ है आपका सपोज दैट विराट कोहली, तो विराट कोहली का डेटा अंदर होगा उसके अंदर, बस वही है डेटा डिक्शनरी। एक डेटे के अंदर डेटा होगा, तो उसके अंदर कैसे काम करेगा आपका? अगर डेटा डिक्शनरी में तो टेबल में, कॉलम में, रिलेशनशिप में, डेटाबेस अप्रोच में होगा। ट्रेडिशनल में नहीं, ट्रेडिशनल में मैनुअली चलता है। डेटाबेस अप्रोच में आपके स्ट्रक्चर वे में चलता है, जहां पे आप SQL के थ्रू काम करते हैं, DBS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। एक फॉर्मेट दिया जाता है। इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप जब लॉगिन करते हैं तो उसके कुछ कीज वगैरह फिल करने पड़ते हैं, और उसी के पैटर्न पे गलत किया तो वो कहेगा कि नहीं भैया इसी फॉर्म में दो। तो जब इंस्टाग्राम पे लैक ऑफ बिलियन ऑफ डेटा आ रहा है तो वो एक साइमल्टेनियस एक फॉर्म में आएगा, एक डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। आप किसी का भी डेटा, फिर डेटा ही का तो पैसा है, डेटा बेच सकते हैं, इसीलिए हमें DBMS सिखाया जा रहा है। ये डेटा डिक्शनरी इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट स्टोर मेटा डेटा, जो मैं आपको बार बार अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। यही सारे फंक्शन है इसमें। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। नेम, डिस्क्रिप्शन, डेटा टाइप, लेंथ, साइज, कंट्रास्ट, डिफॉल्ट। कैसे? प्राइमरी की के थ्रू, स्टूडेंट ID, वेयर कैर, जहां पे आपका कैरेक्टर वर्ड आएगा। स्टूडेंट किसमें काम कर रहा है? हम डेटा के थ्रू। प्राइमरी की, मान लो सपोज दैट आप इंस्टाग्राम में यूजर ID बनाते हैं, तो वो कहता है नहीं भैया ये यूजर पहले ही बना हुआ है, तो उसने क्यों प्राइमरी की सेट किया हुआ है? क्योंकि एक यूजर दोबारा यूजर नहीं आ सकता, नहीं तो कंफ्लिक्ट होगा। नॉट लर्न यानी यूनिक, और यूनिक रहना चाहिए नाम। हो सकता है ना कि आपने मान लो अमित दिया तो अमित _@ ये करके कुछ सिंबल नया देना पड़ता है, तो इसीलिए यूनिक दिया। ये आपको सिखा देगा डेटाबेस काम करना, कि काम किया कैसे जाता है। और डेटाबेस आपके अंदर मान लो सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे, जब आपका सॉफ्टवेयर पे लोग स्टूडेंट आएंगे या कोई भी आएगा, उसको एंटर करेगा, लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो एक स्ट्रक्चर वे में करेगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिएगा फ्रेंड, गला सूख रहा है। एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डिजाइन। अब ये क्या आ गया यार? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या आ गया? देखिए ये रियल वर्ड एंटिटी बताता है। रियल वर्ड एंटिटी मतलब स्टूडेंट आपने लिखा तो स्टूडेंट _ID रहेगा, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ये करता क्या? ये कुछ क्रूशियल स्टेप है मॉडलिंग सिस्टम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हम कैसे कर सकते हैं एक डेटाबेस? देखिए एक ही क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के पूछा गया, सही बताऊं तो, ऑब्वियसली बताऊं तो। देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक यूनिवर्सिटी में नेम मैनेजमेंट स्टूडेंट आया और कोर्स एनरोलमेंट वगैरह वो जो है अपनी ID क्रिएट करता है, और कोर्स है उसका कुछ कोर्स इंस्ट्रक्शन का सिस्टम है, अलाउ रजिस्टर फॉर कोर्स व्यू शेड्यूल। वो कुछ कोर्स वगैरह ले सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे नाउन एक ऑब्जेक्ट चलेगा, जहाँ पे स्टूडेंट, कोर्स, एनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी ID, नेम, कोड, ये सारे रहेंगे आपके। वो से एक एक करके नाउन ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करेगा, एनरोल, रजिस्टर, व्यू। और एडजेक्टिव एट्रीब्यूट्स क्या रहेगा? नेम में स्ट्रिंग रहेगा, ID में इंटीजर रहेगा, और कोड में स्ट्रिंग रहेगा। मतलब नेम स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर वर्ड ही आना चाहिए। अब नेम में 1 2 3 किसी का नेम थोड़ी ना रहेगा। ID इंटीजर ही रहना चाहिए, मतलब ID नंबर ही रहना चाहिए। ABCD किसी की ID नहीं हो सकती है। कोड इंटीजर ही रहे, स्ट्रिंग ही रहेगा, मतलब कोड है तो अल्फाबेट ही रहेगा उसमें, और उसमें स्ट्रिंग में आप
अल्फा और न्यूमेरिक दोनों घुसा सकते हैं। स्ट्रिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी कमांड है, अगर फ्रेंड मैं बताऊं तो यही है आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू हम बनाते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स में मेथड देख लीजिए, ये बताता है कि स्टूडेंट का आप इस तरह नाम देंगे, कोर्स को कुछ इस तरह, और एनरोलमेंट का एट्रीब्यूट्स और मेथड कुछ इस तरह रहना चाहिए। जल्दी से नेक्स्ट बात करें तो एक्सप्लेन द टर्म मॉड्यूल टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब सर मॉड्यूल क्या आ गया और इंटीग्रेटिंग। देखिए मॉड्यूल टेस्टिंग जो चलता है आपका फास्ट एग्जीक्यूशन चलता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच चलता है। लेकिन ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्मॉल कोड्स मैंने बता दिया, अप्रोच आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं एक एक करके पढ़ूंगा। तो ये जावा फास्ट एग्जीक्यूशन में होता है, और फास्ट एग्जीक्यूशन, इजी बग डिटेक्शन। अब बग्स क्या कुछ एरर वगैरह आ गया तो आप इजी थ्रू उसे में स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू मॉड्यूल में टेस्ट कर सकते हैं। वही इंटीग्रेशन में एनसीओर मॉड्यूल और मोर कॉम्प्लेक्स और स्लो एग्जीक्यूशन होता है। ये अपना टॉप डाउन अप्रोच चलता है यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। की डिफरेंस देख लें तो एक्सपेक्ट कुछ पहलू क्या है, स्कोप क्या, परफॉर्म, डिपेंडेंसी, एग्जीक्यूशन, बग डिटेक्शन में क्या है, मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट सिंगल यूनिट के लिए होता है और ये टेस्ट बिटवीन मॉड्यूल्स के। डेवलपर है, यहाँ पे डेवलपर के थ्रू आप टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्यूए इंजीनियर या टेस्टर के थ्रू ये सॉफ्टवेयर होता है। यूज मॉकअप, स्टफ्ड, फास्ट, और ये स्लो होता है, लॉजिक एरर, इंटरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक्सप्लेन वेरियस चैलेंज ऑफ सक्सेसफुल डीबगिंग। तो देखिए इसमें कुछ नॉन रिप्रोड्यूसिबल बग्स चलते हैं, कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी, लैक्स ऑफ हैजिंग। पर ये है क्या सर? देखिए कुछ केस होते हैं और कुछ इंपैक्ट हैं, जहां पे आपका एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, वर्क नेटवर्क इशू, रैंडम इनपुट, कुछ ये बग्स वगैरह आपको देखने की मिलेंगे। कैन नॉट कंसिस्टेंसी ओवर, आप नहीं कर सकते। तो वहां पे कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी क्या क्या आएगी? बग्स में भी अराइज इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल सिस्टम हो सकते हैं। हो सकता नहीं है कि आपने आधा कोड यहाँ लिखा, आधा कोड अपने ऑफिस में लिख दिया। डेवलपर स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम मैनुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो ये क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर लॉगिंग, हैजिक बग, ऑब्जर्व इफेक्ट, बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। लॉगिंग, स्लो डाउन, इंटरफेस विद। लेकिन सर इसका सॉल्यूशन क्या है? मल्टीपल लार्ज इन्वर्ट टाइम, लैक ऑफ, तो सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए इसका, है ना भाई। बेस्ट प्रैक्टिस ओवरकम डिबगिंग में क्या है, हेल्प यूज डिबग एंड प्रोफाइल टूल किट लाइक क्रोम, डेवलप्स गैप और लॉकिंग, रिप्रोड्यूस आइसोलेशन, पेयर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन। जो आपका क्या करेगा, आपका एक मोक एनवायरनमेंट टू सिमुलेटेनियस। अब मोक क्या है, मतलब एक सैंपल के थ्रू आपने एक प्रोग्राम बना दिया आपने, ठीक है, एक टेस्टिंग के तौर पे, जस्ट लाइक अ मोक। फॉर एग्जांपल होता नहीं है कि मान लो आपको ये प्रोजेक्ट काम करना है तो आपने एक सैंपल बना देते हैं कि हम ऐसे ही काम करेंगे, उसी तरह एक मोक डिजाइन कर दिया। फ्रेश आई कैन स्टॉप हिडन इशू। अब एक फ्रेशर आ गया तो वो कैसे आपके प्रोग्राम को अच्छा बना सकता है। और इसी के बाद इसका बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अब ये पूछ रहा है कि 5 सॉफ्टवेयर ऐसे बताओ जहां पे आप जो है एम्प्लॉयड कर सकते हो टेस्टिंग फेज। कैसे करोगे एम्प्लॉयड, मतलब 5 ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बताओ। तो सबसे मैंने बताया था मेरा एक तो ये है पोस्टमैन और एक जीमीटर। अब पोस्टमैन क्या है, वेब पे सर्च करके पोस्टमैन देख लीजिएगा, एपीआई टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। बाकी सेलेनियम भी है, जे यूनिट भी है और एपीएम भी है। ये करते क्या है आपके वेब एप्लीकेशन। देखिए पोस्टमैन का जल्दी से बताऊं तो ये एपीआई वर्कफ्लो, टेस्ट स्क्रिप्ट्स, मॉक। और जीमीटर में क्या करता है आपका, ये एचटीटीपी, मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाया, रन हुआ तो वो आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बता देगा कि लोकेट कर देगा कि टेस्टिंग लोडिंग में यूजर हैवी ट्रैफिक सिस्टम स्केबिलिटी है या नहीं है। स्केबिलिटी मतलब कितना आगे तक जा सकता है, कितने यूजर उसमें फेस कर सकते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू बता देगा। समरी टूल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ समरी है, ये जहाँ पे मैं पोस्टमैन की बात कर रहा था कि एपीआई इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है और रेस्ट इंटीग्रेशन मतलब ये अखंडता, मतलब रिलायबल टेस्टिंग, ये समझ लीजिए इस तरह। रेस्ट एपीआई वैलिडेशन, प्राइमरी यूज केस, परफॉर्म लोड टेस्टिंग और स्टेट टेस्टिंग, वेब एप्स के लिए, मोबाइल टेस्टिंग, एंड्रॉइड ओएस ऑटोमेशन। ये कुछ टूल्स हैं जो आपके प्रोग्राम डीबगिंग और वेरियस चैलेंज सक्सेसफुल डीबगिंग को बनाने के लिए आपके ये कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। तो आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इतनी जल्दी कोई कवर नहीं कर सकता। आप चाहें तो स्लो करके भी देख सकते हैं, बाकी मैंने मैक्सिमम आपका पॉइंट कवर करने की कोशिश करी फ्रेंड। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।